गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7th में हम साइंस में अध्याय 5 अम्ल, क्षार और लवण लेसन पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा? अम्ल, क्षार और लवण पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि सूचक, है ना, सूचक पढ़े। तो सूचक हमने देखे थे कि दो प्रकार के सूचक होते हैं, एक होता है प्राकृतिक सूचक और दूसरा होता है मानव निर्मित सूचक। तो मानव निर्मित सूचक कौन सा है? वो है फिनोप्थलीन। कौन सा है वो? फिनोप्थलीन। मानव द्वारा कृत्रिम जो बनाया जाता है वो क्या है? फिनोप्थलीन, है ना। तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं ना, ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं मानव निर्मित सूचक कहलाते हैं। तो फिनोप्थलीन जो है वो किसका है? मानव निर्मित सूचक है। तो फिनोप्थलीन कैसा है? ये एक रंगहीन होता है। फिनोप्थलीन कैसा होता है? रंगहीन होता है। अगर इसमें एसिड को मिलाते हैं, है ना, इस फिनोप्थलीन सूचक में यदि एसिड को मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका रंग रंगहीन हो ही रहता है। इसका रंग कैसा होता है? रंगहीन ही रहता है। लेकिन जब यदि क्षार को मिलाते हैं इसमें तो इसका रंग कैसा होता है? गुलाबी हो जाता है। इसका रंग कैसे हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। मतलब जब इसको अम्ल में डालते हैं तो रंगहीन रहता है और जब इसको क्षार के साथ मिलाते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। ठीक, तो अब हमने क्या किया था कि उदासीनीकरण, है ना। उदासीनीकरण क्या है? जब नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो जब हम किसी अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो क्या होता है? जब हम देखते हैं कि यदि किसी अम्ल को क्षार में मिलाते हैं तो क्या होता है ना। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं, है ना। किसी परख नली के एक भाग में, यह क्या है? किसी, यह देखिए डायग्राम आपका है, किसी परख नल के एक चौथाई तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, है ना। तनु हाइड्रोक्लोरिक से भर देते हैं। इसमें हमने क्या करा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर दिया। अब इसका रंग नोट करते हैं, कैसा रंग है ना। इसका रंग पहले हम नोट करते हैं कैसा है, तो रंगीन दिखता है। फिर इसमें सूचक की 2-3 अम्ल की मिलाएंगे ना, सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाएंगे, ठीक है ना। किसका? फिनोप्थलीन वाला जो सूचक है उसको हम इसमें इस वाली परख नली में मिलाते हैं। जब परख नली को क्या करते हैं? जब ये सूचक इसमें 2-3 बूंद डालते हैं और परख नली को क्या करते हैं? हम हिलाते हैं। तो हिलाएंगे तो देखेंगे अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन हमको दिखाई देता है। तो क्या होगा? आम्लीय विलयन में जब देखते हैं रंग नहीं होता, चेंज नहीं होता, जब इसमें क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम अम्ल मिलाते हैं, मैंने बनाया तो उसका रंग चेंज नहीं होता। लेकिन जब क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मिलाते हैं इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉपर की सहायता से 1 बूंद डालते हैं और फिर परख नली को हिलाते हैं। तो हम देखेंगे इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। तो जब विलयन का निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तब तक जारी रखते हैं जब तक इसका गुलाबी रंग नहीं आ जाए। मतलब पहले हमने क्या करा? अम्ल में फिनोप्थलीन डाला था, उसका रंग कोई चेंज नहीं हुआ। फिर इसमें हम क्षारक डालते हैं, कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालते हैं। फिर ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद हम जब तक डालते जाते हैं जब तक इसका रंग गुलाबी ना आ जाए ना, गुलाबी। तो क्या है? जब हम इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि वो जो रंग गुलाबी हुआ वो रंग फिर से चेंज हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्या होता है? वो रंग रंगहीन हो जाता है। मतलब जब हमने अम्ल में फिनोप्थलीन सूचक डाला, उसकी ड्रॉपर की सहायता कुछ बूंदें डाली तो क्या हुआ? अम्ल में कोई रंग चेंज नहीं होता, रंगहीन रहता है। लेकिन जब हम उसमें क्षारक डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉपर की सहायता से 1-1 बूंद करके डालते हैं और परख नली को हिलाते जाते हैं, तो हम जब तक हिलाते हैं जब तक इसका रंग क्या होता है? गुलाबी ना हो जाए। तो यहाँ देखिए इसका रंग यहाँ रंगहीन है, यहाँ इसका रंग क्या हो गया? चेंज हो गया है। अब इस वाले में, इसमें जिसमें ये मिला हुआ है ना, क्षारक मिला हुआ, उसी में हम क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाते हैं। जो ये विलयन गुलाबी हो गया है उसमें क्या करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद मिलाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि फिर से वो रंग कैसा होगा? इसका रंग कैसे हो गया? रंगहीन हो गया है ना।
तो फिर यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद मिलाते हैं तो फिर रंग में कोई परिवर्तन होता, तो विलयन क्या होगा, पुनः गुलाबी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जब अम्ल फ्लावथिलिन जो सूचक है वो अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करता, लेकिन जब क्षारक मिलाते हैं तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो क्या है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनोल्फ्थालीन गुलाबी रंग देता है, और इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगीन होता है ना। तो ये क्रियाकलाप से हमने ये देख लिया है। तो जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है ना, किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, है ना। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। मतलब जब किसी अम्ल क्षारक के विलयन की उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय रहती। समझ में आ रहा बच्चों, ये क्या बोला जा रहा है कि जब किसी अम्ल और क्षारकीय विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारकीय होती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अम्ल और क्षारक दोनों की प्रकृति क्या होती है, लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारकीय होता है। अब यदि मतलब जब ये क्रिया हुई है ना, तो इस क्रिया के बाद यदि हम परख नली को छूते हैं, इस क्रिया के बाद हम परख नली को स्पर्श करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और निर्मुक्त हो जाती है। ऊष्मा निकल के निर्मुक्त हो जाती है, मतलब अलग हो जाती है। तो निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदासीनीकरण किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में मतलब इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। ऊष्मा के निर्मित होने के साथ साथ जल और लवण निर्मित होते हैं। अब क्या है कि लवण क्या है ना। तो जब अम्ल और क्षारक, जो हमने बताया ना यहाँ ऊपर, जब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ निर्मित होता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बनता है जो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। जो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। तो आपने देख लिया उदासीनीकरण क्या है और लवण की अभिक्रिया क्या है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसको इस क्रिया के द्वारा देखते हैं, सूत्र के द्वारा, कि यहाँ देखिए जब अम्ल और क्षारक क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल, है ना, जल वाष्प बनता है और ऊष्मा निर्मुक्त हो जाती है। ऊष्मा क्या हो जाती है, निर्मुक्त हो जाती है। तो इसको हम इस अभिक्रिया का एक उदाहरण ये है किस किस के द्वारा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है, HCl। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH। तो हाइड्रोक्लोरिक HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। जब दोनों की अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसका सूत्र NaCl। सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, NaCl। और क्या होता है, जल, है ना, जल वाष्प बनता है। जल का सूत्र क्या है, H2O, और ऊष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है, ये अभिक्रिया आप लोग को बच्चों समझ में आ गई है कि HCl अम्ल प्लस NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या हुआ, लवण बना। लवण क्या है, सोडियम क्लोराइड बना, और जल और ऊष्मा निर्मुक्त हो गई है। तो इतना बच्चों आप लोग को समझ में आ गया कि क्या हुआ है। अब अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से क्या उदासीनीकरण होता है। अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से हमने क्या किया,
उदासीनीकरण होता है। तो ये उदासीनीकरण होता है, तो हमने ये देख लिया कि उदासीनीकरण क्या है। आपने लवण देख लिया और उदासीनीकरण देख लिया। अब हम देखते हैं आम्लीय वर्षा, है ना, अम्ल वर्षा, है ना। अम्ल वर्षा, तो जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वो क्या कहलाती है? अम्ल वर्षा कहलाती। क्या कहलाती है वो? अम्ल वर्षा कहलाती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ क्या है ना। अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? उस वर्षा से है जिसमें हिम, ओला और कोहरा से है। अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिम, ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो। तो ये आपने देखा अम्ल वर्षा क्या है। तो अम्ल वर्षा से शब्द से क्या है कि कभी कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों से क्षतिकारी होता है। तो जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अधिक रहती है तो क्या कहलाती है? वो अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल में ये अम्ल कहाँ से आता है ना। वर्षा के जल में ये अम्ल कहाँ से आता है? और ये मैंने बताया ना, कोहरा और उससे आता है। तो वर्षा का जल अम्लीय क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रो ऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषक के रूप में, वायु में किसके रूप में पाई जाती हैं? प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त होती हैं। तो वर्षा के जल में ये गैस घुलकर, वर्षा के जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। वर्षा के जल में घुलकर ये क्या करती हैं? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है ना। तो ये अब कहाँ से आती है? सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? तो ये हमको कहाँ से मिलती है? औद्योगिक कारखानों से मिलती है, हमको वाहनों से मिलती है, चिमनी से मिलती है और जीवाश्म ईंधनों से ये निकलती है। तो ये क्या है? वर्षा के जल में मिलके ये बनाती हैं। तो अम्ल वर्षा क्या है ना। अम्ल वर्षा से बहुत मतलब क्षति होती है। किस किस में? जैसे भवनों में होती है, ऐतिहासिक इमारतों में होती है। ये इसके द्वारा क्या होता है? अम्ल वर्षा के द्वारा आपने देखा होगा ताजमहल का कलर जैसे वाइट था, संगमरमर का कलर, वो धीरे धीरे पीला होता गया है ना। पौधों और जंतुओं को भी क्षति पहुंचा सकती है। तो अम्लीय वर्षा किस किस को क्षति पहुंचाती है ना। भवनों को, ऐतिहासिक इमारतों को, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि उदासीनीकरण क्या है ना, लवण क्या है और अम्ल वर्षा क्या है। इसके आगे का हम फिर आगे पढ़ेंगे।